देखिए बच्चों, आज हम 12th के मैथ में एक्सरसाइज 3.2 का सवाल नंबर 19 पढ़ेंगे और 18 तक सवाल मैंने पिछली वीडियो में करा दिए, उसमें आप पीछे के सवाल देख सकते हैं। तो 19वां सवाल हमारा इस प्रकार है, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के ब्रांडों में निवेशित करना है। प्रथम ब्रांड पर उसे 5% वार्षिक तथा द्वितीय ब्रांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आवर्ती गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को दो प्रकार के ब्रांडों में निवेश करने के लिए यह किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज नंबर 1 1800 रुपये प्राप्त हो और 2,000 रुपये प्राप्त हो। ये दो सवाल है इसमें। तो देखिए इसको किस तरीके से हल करेंगे। तो हमें कितने ब्रांडों में से बांटना है? दो में। तो हमने मान लिया, माना प्रथम ब्रांड में X रुपये तथा द्वितीय ब्रांड में टोटल कितने हैं? 30,000 है और दो ब्रांडों में निवेशित करने हैं। तो एक में X कर दिया, दूसरे में कितने करेगा वो? 30,000 माइनस X रुपये निवेशित करता है। ठीक है, अब देखिए इसको मैं आप ही विधि से करा रहा हूं, तो इसको लिख रहा हूं प्रश्नानुसार जो कह रहा हो। अब देखिए कैसे करते हैं। इसका फर्स्ट भाग करा रहा हूं 1800 रुपये वाला, कि इसकी ब्याज दे रखी है, ब्याज को एक पंक्ति में या एक स्तंभ में, और जो इसके ब्रांड दे रखे हैं प्रथम ब्रांड द्वितीय ब्रांड, इनको एक पंक्ति में एक स्तंभ में लिख देंगे। यदि हम ब्रांडों को एक पंक्ति में लिखते हैं तो इनकी जो ब्याज है उनको स्तंभ में लिखा जाएगा। किसमें लिखा जाएगा? स्तंभ में। तो हमने क्या कर दिया, पहले में कितना X निवेशित करता है, दूसरे में कितना 30,000 माइनस X, ये हमने दो स्तंभ बना दिए। ठीक है, अब इसमें गुणन करेंगे। तो इसमें जब दो स्तंभ है तो इसमें क्या होना चाहिए? गुणन के सिद्धांत से गुणन पढ़ाया हमने। इसमें जितने स्तंभ होंगे इसमें इतनी ही पंक्ति होंगी। तो इसको हम पंक्ति में लिखते हैं। इसकी ब्याज को कितनी है? 5% पहले में और दूसरे में कितनी है? 7%। अब परसेंट आएंगे तो आप क्या करेंगे? 100 से इसमें इस तरीके से, और ये आपका 7/100 इस तरीके से हो जाएगा, बराबर कितना है? पहले में 1800 रुपये, तो 1800 रुपये किया। अब इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा ऐसे इसमें कर देंगे, प्लस लगाएंगे, इसका इसमें कर देंगे। तो हमने गुणा किया तो ये हो गया 5x/100, इसका ऐसे कर दिया, फिर इसका प्लस लगा के इसमें करेंगे, प्लस 30,000 माइनस X इंटू 7/100, गुणा कर दिया, इसका इसमें प्लस इसका इसमें, ये गुणा हुआ इसका, बराबर 1800। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम आएगा 100, तो ये 5x प्लस 7 से इसमें गुणा करेंगे, 7 के 21 और 4 0 1 2 3 4 माइनस 7x बराबर 1800। ये इसी का मान होगा। तो आप क्या करेंगे? 5x प्लस ये लिखा है इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,10,000
माइनस 7x अपॉन 100 बराबर 1800। ठीक है। अब देखिए इसका इसमें इस तरीके से एक मान गुणा कर देंगे तो 5x प्लस 2,10,000 माइनस 7x बराबर ये 1800। इसका 100 का गुणा करेंगे इसमें तो ये 100 लिखेंगे। ठीक है। अब ये 5x ये माइनस 7x तो माइनस के 2x बचेंगे और प्लस 2,10,000 ये बचेंगे और बराबर ये 1800। इसमें 100 से गुणा करें 2 जीरो और आ जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ से ये 1,80,000 है तो ये माइनस 2x बराबर 1,80,000 में से माइनस करेंगे 2,10,000। ठीक है। तो माइनस 2x बराबर, अब देखिए 1,80,000 में से 2,10,000 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? ये बचेंगे हमारे 30,000 माइनस के। ठीक है। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से काटेंगे 15 बार, x बराबर आ जाएगा 15,000। कितना आ जाएगा? 15,000। तो हमें क्या चेक करना था कि प्रथम बांड में उसने कितने निवेशित किए, द्वितीय बांड में उसने कितने रुपए निवेशित किए। तो अतः प्रथम बांड में निवेशित राशि कितनी मानी थी हमने x, तो 15,000 रुपया ये। और द्वितीय बांड में निवेशित राशि कितनी मानी थी हमने? 30,000 माइनस x। 30,000 में से 15,000 जाएंगे तो 15,000 ही बचेंगे। कितने बचेंगे? 15,000। तो दोनों में 15,000 रुपये निवेशित करेगा। इसको आप नोट कर लीजिए। इसका सेकंड भाग मैं आपको करा रहा हूँ। देखिए सेकंड भाग, बस आपको कुछ नहीं करना है। सेकंड भाग में इसको नोट कर लिया होगा। सेकंड भाग में बस कुछ नहीं है, यहाँ पर उसने 2,000 दे दिया है। कितना दे दिया है? 2,000। तो आपको 2,000 लिखना है, बाकी सब सेम रहेगा। 2,000 ये 2,000 ऐसे ये 2,000 हो जाएंगे, ऐसे गुणा करेंगे तो ये 2,000। तो अब हो जाएंगे कितने? ये 2 लाख हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये 2 लाख आ जाएंगे। तो यहाँ बचेगा 2 लाख में से 2,10,000 जाएंगे तो माइनस के 10,000 बचेंगे। कितना बचेंगे? 10,000। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? ये 5,000 होगा। तो प्रथम बांड में कितने हो जाएंगे? 5,000। द्वितीय बांड में कितने हो जाएंगे? 25,000, क्योंकि 30,000 में से 5,000 जाएंगे। तो ये आपका सेकंड भाग हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए, मैं आपको आगे सवाल कराता हूं। अब देखिए बच्चों, सवाल नंबर 20 हमारा इस प्रकार है। किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः कितना है? 80 रुपये, 60 रुपये तथा 40 रुपये प्रति पुस्तक है। आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। आव्यूह विधि से निकालनी है। तो देखिए ये किताब दे रखी है, ये दर्जन में, किसमें? दर्जन में। और इसका जो मूल्य दे रखा है वो एक पुस्तक का दे रखा है, यानी कि रसायन विज्ञान का एक पुस्तक का 80 रुपये और भौतिक विज्ञान का एक पुस्तक का 60 रुपये और अर्थशास्त्र का एक पुस्तक का कितना है? 40 रुपये, जबकि पुस्तक इसमें दर्जन में। तो हम लिखेंगे, देखिए यानी रसायन
विज्ञान की पुस्तकें कितनी होंगी? 10 दर्जन थी और 12 से गुणा कर देंगे तो पुस्तकों की संख्या करके आ जाएगी 120। और भौतिक विज्ञान की पुस्तकें, ये दर्जन से हम इनको क्यों निकाला? 10 दर्जन को मैं ये मान लिया कितनी पुस्तकें थी, 10 दर्जन में कितनी पुस्तकें होंगी? 120। क्यों निकाली? क्योंकि एक पुस्तक का मूल्य दे रखा है, इसलिए दर्जन में नहीं दिया है, एक पुस्तक का दिया है, इसलिए हम कुल पुस्तकों की संख्या निकाल रहे हैं। तो भौतिक विज्ञान की पुस्तकें कितनी है? 8 दर्जन है। 8 गुणा 12 96 पुस्तकें हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही अर्थशास्त्र की पुस्तकें कितनी दर्जन है? 10। इसकी है 10 है, तो 10 गुणा 12, ये भी कितनी हो जाएंगी? 120। इस तरीके से हमने निकाल लिया। अब देखिए आगे, अब ये कह रहा है किससे निकालना है? आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा याद कीजिए सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी? तो हम लिख देंगे दुकान को कुल प्राप्त धनराशि देखिए कितनी होगी कि इन पुस्तकों की संख्या जो दे रखी है इसको पंक्ति में स्तंभ में लिख दीजिए। तो हमने लिख दिया है पंक्ति में। तो पहले किसकी है? रसायन विज्ञान की कितनी है? 120। फिर भौतिक विज्ञान की कितनी है? 96। फिर अर्थशास्त्र कितनी है? 120। 120 लिख दिया है इस तरीके से। अब जब इसमें 3 स्तंभ बनने हैं तो इसमें 3 पंक्तियां होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 3 पंक्तियां। अब देखिए ये 120 ये क्या है? रसायन विज्ञान की पुस्तक है। तो पहली पंक्ति में जो आएगा वो किसका मूल्य आएगा? रसायन विज्ञान का आएगा। कितना? 80। 96 ये किसका है? भौतिक विज्ञान का। भौतिक विज्ञान का कितना है? 60 रुपये। तो 60 लिख दिया। फिर 120 ये किसका है? अर्थशास्त्र का। इसका कितना है? 40 रुपये। अब इसका गुणा कर लेंगे तो मूल्य निकल के आ जाएगा। इसका इसमें करेंगे, प्लस लगाएंगे, इसका इसमें करेंगे, प्लस लगाएंगे, इसका इसमें करेंगे, तो इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 9600। 80 गुणा 120। ठीक है, प्लस लगाएंगे, इसका इसमें करेंगे तो 0। 36 हो जाएगा, 3 बचेंगे, 54 और 55, 56, 57, ये 5760 हो जाएगा। प्लस इसका करेंगे ये 48 यानी कि 4800 4800 हो जाएगा ये। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये? देखिए 0 0 0, इसको जोड़ रहे हैं, 0 हो गया, 0 6 6 6 हो गया ये, 8 8 और 7 कितने हो गए? 8 और 7 हो गए 15, और 15 और 6 21, 2 आंसर आ जाएंगे। अब 4 और 5 9, और 9 18, और ये हो जाएंगे 20। तो कितना आ जाएगा? 20,160 रुपये। कितना आ जाएगा? 20,160 रुपये। कितनी धनराशि दुकान को प्राप्त होगी? इसको आप नोट कर लीजिए। फिर अगला सवाल कराते हैं। देखिए बच्चों, अब हम 21 और 22 ये 2 सवाल पढ़ेंगे, और दोनों सवाल ऑब्जेक्टिव हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन लेवल के सवाल है, तो इनको हम ध्यान से समझेंगे। देखिए मान लीजिए कि x, y, z, w तथा p क्रमशः 2/n 2 × n, 3 × k,
2 इंटू पी एन इंटू 3 तथा पी इंटू के कोटियों के आव्यूह हैं, यानी एक्स की कोटि है 2 गुणा एन, वाई की कोटि है 3 गुणा के, जेड की कोटि है 2 गुणा पी, डब्ल्यू की कोटि है एन गुणा 3 और पी की कोटि है पी गुणा के। अब नीचे दिए प्रश्न 21 तथा 22 में सही उत्तर चुनिए। 21वां क्वेश्चन हमारा ये है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा। अब देखिए कैसे निकालेंगे इसको, यहां बता रहा हूं। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया है, देखिए ये निकालना है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। जब हम दो आव्यूहों का गुणा करते हैं तो पहले आव्यूह में जितने स्तंभ होते हैं दूसरे आव्यूह में उतनी पंक्ति होनी चाहिए, तब तो गुणा संभव है, अन्यथा गुणा संभव नहीं है। तो ये गुणा हो रहा है, तो P में जितने स्तंभ होंगे Y में उतनी ही पंक्तियां होंगी। ऐसे ही W में जितने स्तंभ होंगे Y में उतनी क्या होंगी, पंक्तियां होंगी। जब ये दोनों जुड़ रहे हैं तो इनका गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों का गुणनफल समान कोटि का होगा, जब ये जुड़ सकते हैं। भाई ये भी तो मैंने आपको बताया कि समान कोटियों के आव्यूहों को ही हम जोड़ सकते हैं, उनका ही योगफल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यानी कि इसमें जितने स्तंभ होंगे इसमें इतनी पंक्तियां होंगी, इसमें जितने स्तंभ होंगे इसमें इतनी पंक्तियां होंगी। अब ये आव्यूह जितनी कोटि का होगा उतनी कोटि का ये आव्यूह होगा, इनका गुणनफल जब ये जुड़ सकते हैं। तो देखिए बाई और बाई ये तो दोनों सेम है, क्या है, दोनों सेम है। अब P और W की बात होगी, किसकी होगी, P और W की। अब देखिए जितने स्तंभ इसमें, जितनी पंक्तियां इसमें होंगी उतनी तो पंक्तियां होंगी क्योंकि दोनों बाई बाई हैं। अब जब ये जुड़ रहा है इसके साथ, इसका गुणनफल, अब इसमें जितने स्तंभ होंगे उतनी पंक्तियां होंगी इसमें। अब देखिए जब इसका गुणनफल इसके बराबर कब आ सकता है, यानी कि इसका गुणनफल दोनों कब जुड़ सकते हैं, जब इसकी कोटि और इसकी कोटि कैसी होगी, सेम होगी, यानी P की कोटि और W की कोटि कैसी होगी, समान होगी, यानी P की कोटि बराबर W की कोटि जब हो सकता है। जब ये गुणा हो जाएगा, गुणा होने का जुड़ेंगे, तो ये जुड़ेंगे जब इन दोनों की कोटि कैसी होंगी, समान होंगी। जब ये दोनों के गुणनफल कैसे आ सकते हैं, समान कोटि के आ सकते हैं। जब P और W की कोटि कैसी होगी, समान होगी, तब PY और WY इन दोनों के गुणनफलों का योगफल जुड़ सकता है, जब इन दोनों की कोटि कैसी होंगी, बराबर होंगी। अब P की कोटि क्या है, देखिए P की कोटि है P गुणा K, ठीक है। W की कोटि क्या है, W की कोटि है N गुणा 3। अच्छा, अब यहां से निष्कर्ष क्या निकालेंगे, P बराबर कितना आ गया N, K बराबर कितना आ गया 3, P बराबर N और K बराबर 3। इस ऑप्शन में देखना कहीं है जिसका ऑप्शन दे रखा है, यानी कि P बराबर N, K बराबर 3, तो हमारा पहला ही ऑप्शन मिल जाता है, तो A सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में प्रश्न 22 पर आते हैं। यदि N बराबर P तो आव्यूह 7x माइनस 5z की कोटि है, इसकी कोटि निकालनी है हमें। अब देखिए N बराबर P है, अब यहाँ देखिए ये लिखा है 7x माइनस 5z, ठीक है। इसका योगफल हो रहा है, तो ये योगफल कब होगा, जब दो आव्यूहों का योगफल जब होता है, जब उन दोनों की कोटियां कैसी हो, समान हो। तो x की कोटि किसके बराबर होगी, z की कोटि, x और z को जोड़ रहा है। अब x की कोटि क्या है, x की कोटि है 2 इंटू n और z की कोटि क्या है, z की कोटि है 2 इंटू 3, ठीक है। अब देखिए इसमें
उसने बोला भी है कि n बराबर p। अब देखो यहाँ पर n बराबर p आ भी रहा है हमारा, ठीक है। तो हमें निकालना 7x माइनस 5z की कोटि निकालनी है हमें। तो इन दोनों की कोटि कैसे बराबर होगी, चाहे तो x की कोटि लिख दो चाहे z की कोटि लिख दो। क्या लिखें, x की कोटि या z की कोटि, ठीक है। अब x की कोटि क्या है देखा जाए तो x की कोटि है यहाँ रख दी मैंने, और z की कोटि है। अब देखिए यानी कि 2 इंटू n या 2 इंटू p। अब n बराबर p इसने दे रखा भी है, या फिर ऐसे देख लीजिए यहाँ से कि इसने ये जो 7x माइनस 5z है की कोटि या तो ये होगी या फिर ये होगी। अब देखिए ये ऑप्शन में है कि नहीं, यानी 2 इंटू एन इसमें मिल रहा है तो ये हो जाएगी। 2 इंटू पी भी होगी लेकिन 2 इंटू पी इसमें मिल नहीं रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। अब आपकी प्रश्नावली 3.2 खत्म हो चुकी है। फिर भी किसी को कोई दिक्कत आती है किसी विद्यार्थी को तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकता है, मैं उसको बताऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे, ठीक है। जब तक के लिए धन्यवाद।